आज हम इतिहास के एक ऐसे सम्राट की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपनी तलवार के दम पर झुका दिया था। लेकिन अपनी सबसे बड़ी और खूनी जीत के बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी विजेता से कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था। जी हां, ये कहानी है सम्राट अशोक की। एक ऐसा शासक जिसका नाम कभी आतंक का दूसरा नाम हुआ करता था, लेकिन बाद में वही नाम शांति का प्रतीक बन गया। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक विजेता ने युद्ध को ही जीतने की कोशिश की। अशोक की इस हैरतअंगेज कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस माहौल को समझना होगा जिसमें वो पले बढ़े थे, यानी मौर्य साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जिसे युद्ध की आग में ही गड़ा गया था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जबरदस्त साम्राज्य की नींव रखी। उनके बाद आए शासकों ने भी इस विजय रथ को रुकने नहीं दिया, उसे लगातार आगे बढ़ाया। तो जब तक अशोक सिंहासन पर बैठे, मौर्य साम्राज्य एक ऐसी मिलिट्री सुपर पावर बन चुका था जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और ये सेना सिर्फ गिनती में बड़ी नहीं थी, बल्कि ये एक अविश्वसनीय और घातक मिलिट्री मशीन थी। सोचकर देखिए, लाखों की पैदल सेना, बिजली की रफ्तार से हमला करने वाले घुड़सवार, रथों की फौज और सबसे खौफनाक युद्ध हाथी जो दुश्मन की लाइनों को ऐसे रौंद देते थे जैसे वो कागज की बनी हों। ये एक ऐसी फौज थी जो जीतने के लिए ही बनी थी। और इसी अजय सेना को लेकर अशोक ने अपने दौर की सबसे निर्णायक और सबसे क्रूर लड़ाई लड़ी। कलिंग, जो आज का उड़ीसा है, उस वक्त एक खुशहाल और आज़ाद राज्य था। अशोक के अखंड भारत के सपने के बीच बस यही एक आखिरी रोड़ा था, और इसे रास्ते से हटाने के लिए अशोक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 1 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1 लाख जिंदगियों का, 1 लाख कहानियों का अंत था। जंग के मैदान में 1 लाख सांसें हमेशा के लिए थम गईं। और तबाही सिर्फ मैदान जंग तक नहीं रुकी। 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, उन्हें देश निकाला दे दिया गया। कलिंग की धरती पर जो विनाश हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये एक पूरी की पूरी सभ्यता की तबाही थी। जंग तो जीत ली गई, लेकिन इस जीत की कीमत ने विजेता को ही हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये अशोक के अपने शब्द हैं, चट्टानों पर लिखे हुए, ताकि आने वाली हर पीढ़ी इन्हें पढ़ सके। देवा नाम प्रिय, यानी देवताओं के प्रिय, ये एक शाही उपाधि थी। और इस उपाधि के साथ उन्होंने अपनी जीत का जश्न नहीं मनाया, बल्कि अपने गहरे दुख और पछतावा को इतिहास में दर्ज कर दिया। ये एक सम्राट का सरेआम कबूलनामा था। इतिहासकार इस बदलाव को चंडाशोक से धम्माशोक का सफर कहते हैं, मतलब क्रूर अशोक से धार्मिक अशोक तक का परिवर्तन। और ये सिर्फ एक इंसान का दिन बदलना नहीं था, ये एक पूरे साम्राज्य की सोच का बदलना था। ये बदलाव जबरदस्त था। अब तक मौर्य साम्राज्य दिग्विजय की नीति पर चलता था, यानी युद्ध से दुनिया को जीतना। लेकिन कलिंग के बाद इस नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया और इसकी जगह आई धम्म विजय की नीति, यानी तलवार से नहीं बल्कि धर्म और अच्छे कामों से दिलों को जीतना। उस जमाने के हिसाब से ये क्रांतिकारी सोच थी। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी साधी है जितनी लगती है? यहीं पर इतिहासकार एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं, एक ऐसा सवाल जो हमें अशोक के इस महान बदलाव पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। क्या ये वाकई एक सम्राट का आध्यात्मिक जागरण था, या फिर इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक? चलिए दोनों तरफ की दलीलों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक तरफ यह दलील दी जाती है कि कलिंग में हुए खून खराबे को देखकर अशोक का दिल सच में दहल गया था और उनका बौद्ध धर्म अपनाना इसी सच्चे पश्चाताप का सबूत था। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल थी। इतने बड़े और अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य को जोड़ने के लिए युद्ध से बेहतर हथियार था धम्म, और साथ ही ये लगातार होने वाली लड़ाइयों के भारी भरकम खर्चे से बचने का एक स्मार्ट तरीका भी था। अशोक की नीयत जो भी रही हो, चाहे वो सच्चा पछतावा हो या राजनीतिक समझदारी, एक बात तो तय है, उनके इस एक फैसले ने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उनके इस फैसले ने मौर्य साम्राज्य के सैन्य विस्तार पर फुल स्टॉप लगा दिया और इससे करीब 40 सालों तक शांति और खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ। उन्होंने समाज की भलाई, न्याय और सभी धर्मों के सम्मान को बढ़ावा दिया। उन्हीं की वजह से बौद्ध धर्म भारत से निकलकर पूरे एशिया में फैला और उनका राज करने का तरीका सदियों तक आने वाले राजाओं के लिए एक मिसाल बना रहा। और ये शब्द देखिए,
ये उनकी नई सोच का सार है। अब वो एक विजेता की तरह बात नहीं कर रहे थे, बल्कि एक पिता की तरह, जो अपनी पूरी प्रजा को अपनी संतान मानता है। किसी राजा के लिए ऐसा सोचना उस दौर में एक बहुत बड़ी और नई बात थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या किसी महान बदलाव के पीछे की असली वजह वाकई कोई मायने रखती है, अगर उस बदलाव का नतीजा दुनिया को पहले से बेहतर बना दे? अशोक की कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसे सम्राट की कहानी जिसने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी जीत जंग के मैदान में नहीं, बल्कि इंसान के